हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम बिशन की दिलेरी है। बच्चों, यह पाठ एक ऐसे बच्चे का है जिसने अपनी चतुराई और बहादुरी से देखिए कैसे एक पक्षी की जान बचाई। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेब के बागान में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बच्चों, यह कहानी जैसा कि सेब के बागान कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठंडियों का दिन कहाँ पे होता है, पहाड़ कहाँ पे हैं, सब कश्मीर का है। यह दृश्य कश्मीर का बताया गया है। यह कहानी कहाँ की है? कश्मीर की है। सुबह का समय था। पहाड़ के पीछे से सूरज झांक रहा था, मतलब पहाड़ों के बीच में से सूरज उदय हो रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। सुबह सुबह 10 बजे जो बिशन नाम का लड़का है वह घर से बाहर निकल आया और वह बिशन रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। बिशन रोज सवेरे ट्यूशन पढ़ने के लिए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता था। वहाँ पर उनकी पत्नी उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। फार्म से लगे सेब के बागान में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। आप सभी जानते हैं कि ठंडे शहरों में सेब की खेती की जाती है। कह रही हैं कि जो उनका फार्म हाउस था वहाँ से लगे हुए सेब के बागान में कीटनाशक मतलब कीड़े मारने वाली दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हुआ था। तड़के मतलब जल्दी, बहुत मतलब सुबेरे सुबेरे काम शुरू कर दिया गया था। बिशन पहाड़ी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। बिशन पहाड़ियों से होते होते सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा। वह बच्चा इधर उधर देखने लगा। कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चला था तो फिर से उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी और इस बार उसे एक गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, बल्कि 2-3 गोलियां एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई और जब गोलियों की आवाज़ हुई तो वहाँ की पूरी घाटी जो है, घाटी मतलब चारों तरफ से पहाड़ और बीच में जो समतल स्थल होता है उसे घाटी कहते हैं। घाटी गूंज गई थी। पंछी घबरा गए और जितने भी पक्षी थे जो पेड़ पौधे पर बैठे थे वह गोली की आवाज़ सुनकर घबराकर आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। सभी पेड़ों से उड़कर आसमान में जाके गोल गोल क्या करने लगे? उड़ने लगे, चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया और बिशन भी क्या हुआ? डर कर पेड़ के पीछे पेड़ की आड़ में जाकर छिप गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बागान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बिशन
जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, पीछे छुपा हुआ था, वहीं चुपचाप वह खड़ा रहता है और उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत क्या होते हैं बच्चों? पहाड़ी इलाकों में वर्षा ज़्यादा होती है, भारी मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। पहाड़ों को जहाँ पर पहाड़ पर जहाँ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर सीढ़ी के आकार से उसे काट दिया जाता है। देखिए, ये देखिए, ताकि जो वर्षा का जल हो वह जितना उस खेती में जो भी जिस चीज़ की खेती की गई है आवश्यक जल हो उतना ही वहाँ पर रहे, बाकी जल ढलाव होने की वजह से, सीढ़ी नुमा होने की वजह से बहकर निकल जाए और आसानी से खेती की जा सके। तो वहाँ से बिशन को सीढ़ीदार खेती दिखाई दे रही थी और फलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे उस पेड़ के पीछे से। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे और वहाँ से जो उन खेतों में काम कर रहे थे किसान, वो भी बिशन को दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी मतलब जो भी उन्होंने फसल बोई थी वह अब तैयार हो गई थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। सुबह का समय था, क्योंकि बच्चों जब धूप तेज होती है तो खेती करने में परेशानी होती है, इसलिए किसान सुबह की हल्की धूप में जल्दी जल्दी अपने खेतों में जाकर खेती का काम पूर्ण करते हैं और फिर वह शाम की हल्की धूप में अपने खेतों में जाकर पुनः से काम अपना करते हैं। इसलिए बिशन उस पेड़ के नीचे से देख रहा था, पेड़ के पीछे से, कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, और धूप हल्की हल्की उस फसलों पर पड़ रही है तो सुनहरा वो जो खेत है वो सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। इतना देख ही रहा है और वह सोचने लगा कि आखिर गोली किसने चलाई होगी। उतने में ही उसे फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया और थोड़ी देर वो अभी सोच ही रहा था, तब तक उसे एकदम से गोली चलने का कारण समझ में आ गया। क्या कारण था? जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। और वो खेत किस चीज़ के हैं? गेहूं के खेत हैं। कह रहा है कि जब गेहूं के खेत की फसल तैयार हो जाती है तो तीतर एक पक्षी होते हैं, वह दाना चुगने के लिए उन खेतों में आ जाते हैं। गेहूं की बाल में से दाना निकालकर वह अपना भोजन करते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। और ये बात शिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीतर क्या करते हैं, गेहूं के खेतों में गेहूं चुगने के लिए आते हैं। इसीलिए जो शिकारी हैं वो भी उनका शिकार करने के लिए सुबह सुबह ही उन खेतों में आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। और शिकार करने के बाद कुछ तीतरों को वह उठा ले जा गए और बाकी जो गेहूं की खेतों में बीच में गिर जाते हैं और उन शिकारियों को नहीं मिल पाते हैं, उनको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। फसल को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। और जब फसल काटते हुए किसान जब उन खेतों में फसल काटते हैं तो उन्हें बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी।
और बिशन सोचने लगा कि ये शिकारी कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतर पर गोली चला और इससे बिशन को ये समझ में आ गया कि ये जो गोली चलने की आवाज़ हो रही है वो कोई और नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है? शिकारी ही उन तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चला रहे हैं। इसीलिए वह पेड़ के नीचे से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। बच्चों, अब वह बच्चा वहाँ से जब उसको समझ में आ गया कि ये और कोई नहीं है, शिकारी ही तीतर का शिकार करने के लिए गोलियां चला रहे हैं, तो वो खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते वह सोचने लगा कि ये कितना गलत काम करते हैं शिकारी, जो इन तीतरों को मारते हैं, मार डालते हैं, है ना। अभी ये सोच ही रहा था कि उसके पैर के पास एक सरसराहट सी, मतलब किसी के चलने की आहट सी महसूस हुई। वह समझ गया कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई घायल तीतर गिरा हुआ है ना। और वह ये भी जान गया था कि इन्हें इस तीतर को शिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे और ये ऐसे ही तड़प तड़प कर यहीं पर मर जाएगा। इसकी कोई ना इसे वो अपने साथ लेके जाएंगे और ना ही कोई इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह उसे पकड़ कर ले जाए और उसकी मदद करे। और इसलिए जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वह तीतर डर के मारे और घबरा के अंदर चला गया। तब उसने अपना स्वेटर निकाला और उस तीतर पर डाल दिया और इससे वह क्या हो गया, फंस गया तीतर, और वह पकड़ के अपने सीने से लगा के जल्दी जल्दी भाग चलने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। अब कर्नल दत्ता के घर जाने के लिए एक तरफ तो गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों से उन्होंने अपनी बाउंड्री दे रखी थी घर की, ताकि कोई जंगली जानवर उनके घर में ना प्रवेश कर ले, उनके घर के आसपास ना आ जाए, या कोई चोर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो जानते नहीं हैं वो उनके घर के प्रांगण में ना प्रवेश कर पाए। बिशन कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी देख ना ले। वह चाहता तो वह बिशन क्या करता, क्योंकि बिशन बच्चा है, उस कटीले तारों को पकड़कर धीरे धीरे वो
उनके घर में जा सकता था इजीली, लेकिन उसके दोनों हाथ क्या थे, दोनों हाथ में उसने तीतर को पकड़ रखा था। इस कारण से वह खेतों के साइड साइड से ही, किनारे किनारे ही संभाल संभाल कर, डर डर के जल्दी जल्दी वह जा रहा था, ताकि उसे कोई शिकारी ना देख ले। नहीं तो वो क्या करता, कोई शिकारी उसे देख लेता तो उस तीतर को उससे छीन लेता। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। अभी वह जा ही रहा था कि थोड़ी दूर चला था, तभी उसे एक आवाज़ आई कि लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। और जब बिशन ने ये गोली मार दूंगा की आवाज़ सुनी तो वह चुपचाप बिना कुछ बोले और तेज तेज चलने लगा। रुकता है या नहीं, फिर आवाज़ आती है कि तुम रुकते हो या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। उस आदमी ने, जो आदमी उसको आवाज़ लगा रहा था, उसने दोबारा से चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। तब तक वह उनके घर की बाउंड्री के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। अब वह एकदम घबरा गया था, डर गया था, इसलिए उसका दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और उसे लग रहा है कि अब मैं जल्दी से नहीं जा पाऊँगा। लेकिन फिर भी वह अपनी हिम्मत को जुटाए हुए रुकता नहीं है। और ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उस व्यक्ति को कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी। तभी बिशन को किसी के जल्दी जल्दी आने से जूतों की आवाज़ सुनाई दी। जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। मैं तुझे देख लूँगा। तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भागते भागते उसके पास आ रहा है और वह ये कहते हुए आ रहा था कि मैं तुझे देख लूँगा, तू ऐसे चुरा कर मेरा शिकार नहीं लेके जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को, और बिशन के पास आगे निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क पर जाता तो वह शिकारी को दिख जाता, साफ साफ दिखाई दे देता। तो इसलिए उसने क्या किया, आगे पढ़ते हैं, साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। इसलिए उसने सोचा कि खेतों के बीच बीच में से ही मैं जाऊंगा, जिससे कि उन खेतों की फसलों से मैं दिखाई उसे नहीं दूंगा। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बच्चों, पहाड़ों पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं। बिशन उसी रास्ते से घुटनों के बल चलने लगा और अब वो शिकारी से छुपने के लिए घुटनों के बल धीरे धीरे करके उन फसलों में से चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसे हाथ पांव पर कांटे की बहुत सी खरोंचें उभर आई। इतना संभल के चलने पर भी उसे उसके हाथ पैर में कांटे लग गए थे, उससे खरोंचें आ गई थी। खरोंचों से खून भी निकल रहा था और जो कांटे से जो खरोंचें आई थी हाथ पैर में, उससे खून भी निकलने लगा था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई और उन कांटों से लग के कांटेदार झाड़ियों से लग के उसके कमीज की, उसके शर्ट की एक आस्तीन मतलब हाथ भी फट गया। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी और वह यह भी जानता था कि उसके कपड़े फटेंगे तो उसकी माँ उसे डांटेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक उस तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ों के कोने से
फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। अब जब वो झाड़ी के इधर आ गया तो वो सोचने लगा कि मैं कैसे पहाड़ों से धीरे से फिसलकर नीचे की तरफ जाऊं। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। लेकिन जहाँ पर वह कोने पर आ गया था वहाँ पर घास भी बहुत ज़्यादा थी और सुबह सुबह जो रात भर की ओस थी वो क्या थी, घासों पर पड़ी हुई थी, इसलिए वहाँ पर फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अब वह घुटनों के बल आते आते वो क्या हो गया था, थक भी गया था, इसीलिए वो एक किनारे पर बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनाई दी। अभी वो बैठा ही था तो उसे किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पर पार कर चुका था और जब उसने पैरों की आहट सुनी तो फिर से वो खड़ा हुआ और जल्दी से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते उसने क्या किया, आधी पहाड़ी को पार कर लिया। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसका शेष भाग हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।